कॉर्पोरेशन अपने सर्वे को पब्लिक कर दे। ये बुलडोजर जो है वो जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के, उनको टारगेट करके चलाया जा रहा है। सुबह कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका सुबह दो कुछ नहीं मिलेगा, सुबह में कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग खाली में बैठे। जबकि इनका ड्राइव इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा था, सडनली आज इन्होंने गरीबों के मकान तोड़ने शुरू कर दिए और आज ही इन्होंने 50 नोटिस लोगों को दिए और उनसे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया आप दो एक मकान के, तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खुर्शीद अकबर कहते हैं कि गरीबी काटना आसान नहीं है, गरीबी काटना आसान नहीं है, वो सारी उम्र पत्थर काटता है। दरअसल जो इस वक्त हालात हैं मुल्क में और जो दिल्ली में खास तौर से, हालांकि कई रियासतों में इस तरह के मामले सामने आए जहां पर इंसाफ देने वाला एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कोई एक स्ट्रक्चर जो है उसे बुलडोजर को सामने बताने की कोशिश की गई कि बुलडोजर जो है वो इंसाफ देता है। इधर दिल्ली में कुछ दिनों से, जब से जहांगीरपुर वाला मामला सामने आया तो उसके बाद से लगातार बुलडोजर का अभियान जारी है, मुहिम जारी है। एनक्रोचमेंट जहां कहीं भी है उसे हटाना किसी भी तरह से कहने को गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब कार्रवाई चुनिंदा तौर पर होती है तब लोगों को यह मौका मिलता है कि वो इसे तनकीद का निशाना बनाएं या इस पर तनकीद करें। दिल्ली में जिस तरह से लगातार बुलडोजर की मुहिम चल रही है, एक सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अगर कोई मकान बना हुआ है तो क्या उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है बगैर तमाम कार्रवाई अंजाम दिए हुए, उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा किए हुए, बगैर उसे नोटिस दिए हुए? जब यह बात सामने आती है तो कहा जाता है कि सड़कों पर जो दुकानदारों ने जो अवैध जो स्ट्रक्चर बना लिया है, किसी ने सीढ़ियों को आगे बढ़ा दिया है, किसी ने अलमीरा को आगे बढ़ा दिया है, किसी ने सड़क के हिस्से पर अपनी दुकान के एक हिस्से को बना दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। टेबल कुर्सी रेडी पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर उसमें बुलडोजर की जरूरत क्या है? सवाल यह भी उठता है। बहरहाल इसमें कहीं सच्चाई भी है, कहीं पर कुछ एक मकसद भी है जो जाहिर नहीं है, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं सियासत है जो कारफरमा है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या बुलडोजर चेहरा देखकर, वजाकता देखकर, कौन कितना भारी भरकम है, रसूख वाला है या कमजोर है, दौलतमंद है या गरीब है, क्या यह देखकर बुलडोजर चलता है? अमीरी, गरीबी और बुलडोजर, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इतनी हिम्मत है तो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने सर्वे को पब्लिक कर दे। ये बुलडोजर जो है वो जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के, उनको टारगेट करके चलाया जा रहा है। सुबह कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका सुबह दो कुछ नहीं मिलेगा, सुबह में कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग खाली में बैठे। जबकि इनका ड्राइव इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा था, सडनली आज इन्होंने गरीबों के मकान तोड़ने शुरू कर दिए और आज ही इन्होंने 50 नोटिस लोगों को दिए और उनसे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया आप दो एक मकान के, तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे। तो एक बार फिर आपको ये बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। हम सीधे हमारी कोशिश होगी कि उनके पास हम जाएं, उनसे बातचीत करें। हमारे साथ हैं सतीश गर्ग, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के और सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी सरगर्म रहते हैं। आपका ही बहुत इस्तकबाल है। नरेश बालियान जी हैं, एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है खबर खास। पहले एक शेर, हैरत गोंडवी लिखते हैं कि गरीबी अमीरी है किस्मत का सौदा, गरीबी अमीरी है किस्मत का सौदा, मिलो आदमी की तरह आदमी से। मेरा सवाल अब यहां सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर जितेंद्र मीणा साहब से। डॉक्टर जितेंद्र मीणा साहब, क्या ये जो कार्रवाई हो रही है तजावुजात यानी एनक्रोचमेंट के खिलाफ, क्या ये आदमी की तरह
आदमी से मिल रही है? क्या यह आदमी की तरह आदमी को ट्रीट कर रही है, या फिर लोगों में फर्क करते हुए ये अंधाधुंध बुलडोजर चला जा रहा है? शुक्रिया। और आपका जो सवाल है उस सवाल को आप इस तरीके से देखिए कि जिस तरीके से प्रैक्टिकल में हम लोग देख रहे हैं, ग्राउंड पे जो रियलिटी है उस रियलिटी को देखते हैं तो ये मालूम चलेगा कि ये कार्रवाई जो है बहुत टारगेटेड है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये अगर एक एक्शन होता तो हम समझ सकते थे कि एक तरफा जो है, एक तरफ से हम लोग देखते हैं कि आपने इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन नहीं, आपने जो है बहुत सेलेक्टिवली, और टाइम जो आपने चुना वो रामनवमी के बाद से ये सब शुरू हुआ, जब जहांगीरपुरी में जो है टकराव हुआ, और उसके बाद से आपने कार्रवाई चुनी, और उसके बाद से जहां जहां पर भी ये बुलडोजर दिल्ली के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो वो बहुत सेलेक्टेड लोकेलिटीज में चलाया गया। ये वो लोकेलिटीज हैं जहां पर कि बीजेपी, क्योंकि एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी का कंट्रोल है, वही रूल करती आ रही है। अगर उन्हें लगता है कि ये 15 साल से ये इंक्रोचमेंट उससे पहले का इंक्रोचमेंट था या उसके बाद का इंक्रोचमेंट था, आप 15 सालों से क्या कर रहे थे बैठ करके? या तो आपने इन 15 सालों पर उन तमाम तरीके की जो कंस्ट्रक्शंस हुए जिन्हें आप इलीगल कंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं या इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, आपने 15 सालों तक उनको जो है इग्नोर किया, उन पर तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, या फिर सडनली आपको जब लगा कि आप दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हार सकते हैं तो आपने जाकर के पहले एमसीडी को मर्ज किया, एक एमसीडी बनाई, और फिर जाकर के आपने एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की, और पोलराइजेशन में भी हमने देखा कि एक तरफा कार्रवाई आपने करना शुरू किया, चाहे शाहीन बाग का मसला हो, चाहे जहांगीरपुरी का मसला हो, या बाकी के हिस्सों का मसला हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये जो बुलडोजर आज की तारीख में चल रहा है, ये सिर्फ आप ऐसे देखिए कि जहांगीरपुरी में एक केस में पढ़ रहा था जहां पर देखने को मिला कि एक दुकानदार जिसको कि 70 के दशक में दुकान का लाइसेंस मिला हुआ था, उसकी दुकान को भी इंक्रोचमेंट कहते हुए जो है उसको तोड़ दिया गया। तो ये बताइए कि 70 के दशक में जो जिस दुकान को लाइसेंस मिला था वो इंक्रोचमेंट कैसे हो सकती है? ये एक सवाल। दूसरी चीज, कई केसेस ऐसे आए जहां पर कि बैक डेटेड में जो है जो जिनके मकान दुकान तोड़े गए उनसे बैक डेटेड में उनके नोटिस पे जो है साइन करवाए गए। इस तरीके के भी केस हम लोगों ने सुनने में आए और जो है लगातार लोगों ने अपने तरफ से जो है रिपोर्ट किया था। तो एक चीज ये देखिए। दूसरी चीज आप देखिए कि ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, दिल्ली के बाहर भी आप देखिए तो पता चलेगा कि खारगोन में जिस तरीके से रामनवमी के बाद में और उसी के आसपास जिस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर की गई थी, वहां पर भी आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन व्यक्तियों को घर मिले हुए थे उसे भी इंक्रोचमेंट कह करके तोड़ दिया गया। तो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि क्या आपने सिर्फ यह देखा कि इस व्यक्ति के नाम के आगे ये मुसलमान है या ये दलित तबके का है, ये गरीब आदमी है, इसका मकान तोड़ना है, या आपने इलीगल, अगर आप इलीगल की बात करेंगे तो सर इस दिल्ली के लेवल 90% हिस्सा ऐसा है जो इलीगली कंस्ट्रक्शन हो रखा है। अगर दिल्ली के लेवल बात करें तो प्राइवेट लैंड पे जितने भी मकान बने हुए उसके 90% एरिया पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि जिस मकान में जिस दुकान पे आप रहते हैं उसके छज्जे भी बाहर निकले हुए, तमाम अपनी कॉलोनीज को हम लोग देख लेंगे तो 90% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां पर कि इंक्रोचमेंट हो रखा है। लेकिन जितेंद्र साहब मैं आपके पास फिर आता हूं, हमारे साथ बने रहे। नरेश पालियान साहब हमारे साथ हैं, एमएलए है आम आदमी पार्टी से। नरेश पालियान साहब आपके पास भी आ रहा हूं, उस वक्त सीधा मैं रुख करूंगा छत्तीसगढ़ जी का। पालियान साहब, दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है लेकिन आपकी पार्टी क्या इसे सपोर्ट कर रही है या मान रही है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जिनके घर दुकान तोड़े जा रहे हैं वो सही तोड़े जा रहे हैं? आपकी पार्टी का रुख क्या है इस पर? देखिए, 2020 का जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव था तो एक आम आदमी पार्टी ने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड है हमारा, और उस रिपोर्ट कार्ड के दिल्ली के लोगों ने चेक किया। उसके बाद अब दिल्ली के लोगों को रिपोर्ट कार्ड चेक करने की आदत हो गई है। अब एमसीडी का चुनाव था, एमसीडी के चुनाव में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब दिल्ली के लोगों को इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करना था। अब रिपोर्ट कार्ड में कुछ 15 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं है। तो जो यूपी में बुलडोजर वाला सिस्टम जो चला तो इन्होंने सोचा है दिल्ली के अंदर भी हम लोग चला के देखें, तो ये बुलडोजर दिल्ली के अंदर लेके आ गए क्योंकि निगम का चुनाव है। लेकिन इस बुलडोजर से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। 15 साल से कंस्ट्रक्शन हुई, एक दिन में तो कंस्ट्रक्शन खड़ी नहीं हो गई। एंक्रोचमेंट 15 साल में हुई, एक दिन में तो एंक्रोचमेंट हो नहीं गई। पहले तो इनके काउंसलरों ने, इनके मेयर्स ने पैसा लेके करप्शन करके
वो कंस्ट्रक्शन करवाई। और आज जब चुनाव आया है तो दिल्ली के लोगों को डराने के लिए इनके लोग जगह जगह कॉलोनियों में घूम रहे हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट बन रही है, हम वो लिस्ट बना रहे हैं, जो लिस्ट हम भेजेंगे वो लिस्ट, उस लिस्ट के ऊपर डेमोलिशन ड्राइव चलेगी, तो पैसे दो। तो मतलब एक ना डर का माहौल दिल्ली के अंदर इन लोगों ने पैदा कर दिया। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? आम आदमी पार्टी देखिए, एंक्रोचमेंट जहां भी है, अगर मान लीजिए कोई रोड जाम है, कुछ और है, तो वहां एंक्रोचमेंट हटना चाहिए। लेकिन अगर उसको ये पॉलिटिकली मुद्दा बनाना चाहते हैं, अगर लोगों को डरा कर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। और देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 60 लाख मकान है अनऑथराइज कॉलोनियों में, एक भी मकान का नक्शा पास नहीं है। एक भी मकान, हर दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी के हर मकान के अंदर छज्जा बाहर निकला हुआ है, किसी ने सीढ़ियां बना रखी हैं। क्या बीजेपी सारी दिल्ली को तोड़ देगी? क्या दिल्ली सारी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चलेगा? ये पॉसिबल नहीं है और ना ये हो सकता। तो इन लोगों ने, ये जो लोग डर का माहौल पैदा कर रहे हैं दिल्ली के लोगों में, तो इसका इनको बहुत अंजाम भुगतना पड़ेगा आने वाले। लेकिन मुझे इसका खातिर खा जवाब नहीं मिल पाया कि इस पूरे ड्राइव के दौरान जब लोगों के घर दुकान तोड़े जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? एक आपका नेता जरूर दिखता है, लेकिन उसकी भी शक्ल शबाहत ऐसी ही कि लगता है कि उस पार्टी उसे इस्तेमाल कर रही है। एक नेता दिखता है, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं दिखती, पार्टी नजर नहीं आती। आम आदमी पार्टी जहां भी अगर इस तरीके की, ठीक है, मैं सतीश गर्ग साहब के पास आना चाहूंगा। सतीश गर्ग साहब बीजेपी से हमारे साथ, तर्जुमान बीजेपी के। सतीश गर्ग साहब, क्या बुलडोजर जो है वो इतना सेंसिटिव हो गया है कि चेहरा पहचानता है? इल्जाम यही लग रहा है। बात यह है, मैं समझ रहा हूं इस बात को कि कुछ लोगों का दर्द नजर आ रहा है, क्योंकि 70 साल में दिल्ली की स्थिति क्या बना दी है। हमने सीलिंग का आंदोलन देखा, हमने देखा कि मार्केट की मार्केट सील हो रही थी, मकान के मकान सील हो रहे थे, मॉनिटरिंग कमेटी लगी थी, और दिल्ली के दुकानदार कह रहे थे साहब यहीं पर इंक्रोचमेंट नहीं है, यहीं पर लोगों ने गलत नहीं किया, जरा जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, जाफराबाद, सीलमपुर, बोले नहीं वहां जाते हुए तो डर लगता है। क्यों भाई, क्या वो एक अलग देश है? लेकिन ऐसी दिल्ली की स्थिति बना दी थी। बार बार ये पार्षद की बात करते हैं, वहां के पार्षद कौन है, पहले कौन थे, आज कौन है? निकालिए 20-30 साल का हिसाब। क्योंकि उन्होंने ऐसी हालत पैदा कर दी थी, वहां पर कोई सरकारी कर्मचारी जाने को तैयार नहीं, पुलिस जाने को तैयार नहीं। आज भी आप देख रहे हैं, इकट्ठा हो जाएगा, हजूम में पत्थरबाजी करेगा। क्यों साहब, ये चेहरा जरूर पहचानता है, लेकिन वो चेहरा सबका पहचानता है। वो ये कहता है कि अगर किसी मंगोलपुरी में चलेगा, अगर कहीं पर करोल बाग में चलेगा तो शाहीन बाग में भी चलेगा, ओखला में भी चलेगा। ऐसी कौन सी आफत है कि वहां चलेगी तो आप शोर मचाएंगे? लेकिन करोल बाग में चला क्या? दलित को तोड़ देंगे। अगर दिल्ली के अंदर सारी जगह पर बुलडोजर चला, सारी जगह पर सीलिंग हुई, क्यों नहीं करी वहां पर सीलिंग? क्या वहां पर अवैध नहीं था? लेकिन किनका संरक्षण था? आज जब वहां पर कार्रवाई हो रही तो बिल बुला रहे हैं। बिल बुलाने की जरूरत नहीं है साहब। सारी दिल्ली में जब बार बार ये कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही थी। जो जितेंद्र मीना साहब ने सवाल उठाया कि 15 सालों तक क्या कर रहे थे आप? 15 सालों से एमसीडी वहां काबिज है, तो ये फला फूला कैसे? इनको किसने बसने दे दिया? किसने गैर कानूनी तौर पर चीजें होने दी? सवाल ये उठ रहा है। अभी किनका राज था? और ऊपर से आज भी इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है कि आप समझे पुलिस पर पथराव करेंगे, आज तलवारें लेकर निकलेंगे। गरीब अमीर की बात करते हैं, देखा छज्जे कितने बड़े बड़े, कितनी बड़ी बड़ी, और कौन सा हथियार ऐसा है जो उन क्षेत्रों में नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर उनको हवा कौन दे रहा था। वहां के विधायक कितने सालों से कौन थे? वहां के पार्षद कौन थे? 15 सालों से एमसीडी काबिज है या नहीं है? सतीश गर्ग साहब, इस बात को क्यों आप नहीं मानते हैं? 15 सालों में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कैसे वो लोग रच बस गए? आज भी दिल्ली की पुलिस आपके हाथों में है। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपके, लेकिन आज भी कार्रवाई करने में, क्योंकि अफसर तो अफसर ही हैं। तो तभी तो लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव से पहले इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये नहीं है, आप कार्रवाई तभी कर रहे हैं जब एमसीडी का चुनाव सर पर आ चुका है। जब चाहेंगे तब टाल देंगे। आज उन क्षेत्रों में कार्रवाई पर आपको दर्द ठीक है, हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, तर्जुमान कांग्रेस। मुकेश शर्मा जी, आपको अपना स्टैंड रखना है, और आम आदमी पार्टी इस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं दे पाई कि आम आदमी पार्टी कहां है। उसे लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो वो सड़कों पर क्यों नहीं है, सिवाय एक नेता को छोड़कर, जो मुझे लगता है पार्टी से ज्यादा अपने लोगों की फिक्र कर रहा है। मुकेश शर्मा जी, देखिए विशाल जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। विशाल जी, 2-3 बातें हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, और इस विषय को आहिस्ता में हिंदू मुस्लिम करके छोड़ नहीं देना चाहिए जी। 2-3 बातें हैं। एक एमसीडी की पॉलिसी है, अगर आप ऑर्डर निकालेंगे, आप कहेंगे तो मैं आपका ऑर्डर भेज दूंगा। जो लास्ट नोटिस है, डेमोलिशन ड्राइव वहां से शुरू होगी।
लास्ट नोटिस से मतलब है आज से 15 साल पहले नोटिस कटाओ, आज नोटिस कटाओ, और ऑन गोइंग एंक्रोचमेंट पर सबसे पहले एक्शन हो, उसको लेकर एमसीडी गंभीर नहीं है। दूसरा सवाल है चुनिंदा क्षेत्रों में डेमोलिशन ड्राइव करने का। ये जहांगीरपुरी से दिल्ली में शुरू हुआ, इसकी जो टाइमिंग थी और इस डेमोलिशन ड्राइव को जिस तरीके से शुरू किया गया है जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष का चिट्ठी लिखना मेयर को और उसके बाद एक्शन स्टार्ट हो जाना, उससे साफ जाहिर होता है कि एक राजनीतिक एजेंडा है और वो एजेंडा दिल्ली के अंदर बाकायदा एक ऐसे हालात उत्पन्न करना है कि दिल्ली में बंटवारा हो जाए और बंटवारा होकर बीजेपी को उसका फायदा मिल जाए। जहां तक सवाल है, आपने कहा राजनीतिक रूप से कौन दल कहां नजर आ रहा है, मैं बड़े साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में ये डेमोलिशन ड्राइव हो रही है वहां के क्षेत्र के चुने हुए विधायक, पार्षद और सांसद की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर जाएं, उसका विरोध करें, उसको रुकवाएं। लोगों ने उनको वोट दिया है और वोट इसीलिए दिया है कि वो जाएं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन मुकेश जी मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, एक सवाल का। मानता हूं कि जो जिसके हाथ में अभी इख्तिदार है, सत्ता है, वो अपने हिसाब से चीजों को देखती है, वो कोई भी पार्टी हो। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर ये इंक्रोचमेंट है तो फिर वो कहीं से तो शुरू होगा ना। आप यहां से शुरू करेंगे तो कहेंगे साहब वहां से शुरू क्यों नहीं हुआ, वहां से शुरू करेंगे साहब यहां से शुरू क्यों नहीं हुआ। इंक्रोचमेंट है कि नहीं, पहले एक बात तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या एक ऐसे दौर में जब तकरीबन 2 सालों से ज्यादा अरसे तक कोरोना पैंडेमिक को झेलते हुए लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे ताजिर, छोटे दुकानदार, उनकी कमर की हड्डी टूट गई उनकी, मतलब जो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें, ऐसे दौर में आप रेहड़ी पटरी वालों के सामान को आप शिफ्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप तोड़ दे रहे हैं। मुझे आने दो, क्या यह बहुत जायज है इस वक्त हालात के मद्देनजर? अरे भाई 2006 में कांग्रेस ने और 2014 में जब हमारी सरकार जा रही थी, हमने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा इन लोगों को सुरक्षा कवच दिया हुआ है, लाइवलीहुड बाकायदा एक हमने रेहड़ी पटरी खोमचे वालों के लिए संसद में प्रस्ताव पास कर रखा है। सवाल ये अनारकी हो रही है, मान कौन रहा है उसको? आपको मालूम है दिल्ली की आबादी का 4.5% ये सरकार की जिम्मेदारी है और रेहड़ी पटरी खोमचे वालों को जगह बना कर दे, गरीब लोगों को बना कर दे। सतीश गर्ग साहब आपसे मैं जवाब चाहूंगा, ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि मतलब मैं शायद नाम नहीं लूंगा लेकिन 70 से ज्यादा करोड़ लोगों को जो है भोजन देती है सरकार। इससे क्या पता चल रहा है कि लोगों की कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से हालत बहुत कमजोर है। ऐसे में उनके दुकानों को, झोपड़ियों को, मकानों को तोड़ना, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? सतीश गर्ग साहब, जो बात आपने शुरू की थी मैं वही कहता हूं, विषय गरीब अमीर का है ही नहीं, इनको दर्द भी नहीं है। अगर दर्द है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, शौचालय दिए, मकान दिए, आयुष्मान योजना दी, उज्ज्वला के सिलेंडर दिए। गरीब का अगर कोई दर्द, लेकिन पीएम आवास योजना वाले घर को भी तोड़ा आपके बुलडोजर ने। पीएम आवास योजना वाले घर को आपके बुलडोजर ने तोड़ा है। कोई बात नहीं है, ओखला में ना चलना चाहिए आपको, मदनपुर खादर में नहीं चलना चाहिए, जहांगीरपुरी में नहीं चलना चाहिए। क्यों साहब? ये विषय ही नहीं है बिल्कुल गरीब अमीर का, ये एक समुदाय विशेष के प्रति एक जो असाधारण प्रेम है ना कि साहब 70 साल तक तो हमने इनके राशन कार्ड बनाए, बांग्लादेशियों को बसाया, रोहिंग्याओं को आकर अपने अंदर छुपा लिया, उनके भी तरह तरह के काम कर दिए। आज ये 15 सालों की जिम्मेदारी में आपने क्या किया, इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? 15 सालों से एमसीडी पर आप काबिज हैं, क्या आपके और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बात यह मैं आज कह रहा हूं, आज ये पुलिस को कार्रवाई नहीं करने देने को तैयार हो रहे, इतनी फोर्स लगने के बाद भी मर्ज को बढ़ने ही क्यों दिया? प्यारी है जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, मर्ज को बढ़ने ही क्यों दिया? संरक्षण दिया है, जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। उन पार्टियों के, आम आदमी पार्टी से नरेश बालियान जी है, नरेश बालियान जी जवाब दीजिए, क्या कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? क्यों बढ़ गया ये मामला, मर्ज बढ़ा क्यों? चेहरे काले होंगे इनके अंदर, इन्हीं के चेहरे काले, नरेश बालियान साहब उनका संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नरेश बालियान जी को कितना ही भटकाए, क्षेत्रों में अभी भी अवैध एमसीडी का चुनाव था और चुनाव को लेकर इन लोगों ने ये बुलडोजर लेके आए हैं, तो ये यूपी में हो सकता है इनका ये बुलडोजर वाला सिस्टम चल गया, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं चलने वाला है।
अब ये अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर जहां भी जाएंगे, जिन जिन भी अगर मान लीजिए 60 लाख मकानों पे अगर ये कार्रवाई करेंगे तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हम इनके साथ जाके खड़े होंगे, लोगों के हम लोगों के साथ खड़े होंगे। क्योंकि अगर सारी दिल्ली के मकानों को एक भी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एक भी मकान का नक्शा पास नहीं है, सिंगल मकान का भी, और अगर ये डेमोलेशन करेंगे, डेमोलेशन के साथ साथ ये उगाही करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, इनके पार्षद, इनके पदाधिकारी जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, दिल्ली के लोगों को, तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी और सड़कों पे उतरेंगे, बिल्कुल डेमोलेशन नहीं होने देंगे, बिल्कुल एक एक करके बात करें प्लीज प्लीज। आप सब लोग बड़े गणमान्य लोग हैं, बड़ी अहम शख्सियात हैं, पढ़े लिखे हैं, प्लीज एक एक करके बात करें। झूठे आरोप लगा रहे हैं जी जितेंद्र मीणा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र मीणा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। जितेंद्र मीणा साहब, क्या इस बात का जवाब कि कार्रवाई कहीं से तो शुरू होगी ही, इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। दूसरा ये जो मैंने मुद्दा उठाया है कि 2 सालों से कोरोना पैंडेमिक की मार झेलते झेलते आज हालत यह है कि 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या इन गरीबों को बुलडोजर से हाँकना अभी की जरूरत है? जी, पहला आपका जो सवाल है कि कार्रवाई कहां से शुरू हो, तो सबसे पहले एमसीडी से कार्रवाई शुरू हो कि 15 सालों में इन्होंने क्या किया, इसका जो है हिसाब जरूर लिया जाना चाहिए कि 15 साल तक आप क्या करते रहे, कैसे इंक्रोचमेंट हुआ, और अगर ये इंक्रोचमेंट 15 साल से पहले का है तो ये बताइए 15 साल तक आप क्या करते रहे इन बीच में। दूसरी चीज कि भाई क्या पैंडेमिक की सिचुएशन, पैंडेमिक की सिचुएशन में जब अभी उससे पहले एक और बात जो हमारे सतीश जी ने बात कही कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जब बात कही, तो सर बात यह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के यहां आने की जब आप बात करेंगे तो फिर आप ये बताइए कि या तो आप हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान है उनके ऊपर सवाल निशान लगा रहे हैं कि भाई उनकी जो है उन्होंने निगरानी ठीक से नहीं की और ऐसे ही जो है कोई घुस करके यहां चला आया और वो यहां करके बस गया, या फिर कोई पॉलिसी के तहत वो लोग यहां आए होंगे और उनको बसाया गया होगा। ये दो ही चीज हो सकती है, या आप इस तरीके से जिस तरीके से बांग्लादेशी और मुसलमान कह करके या जितने भी कॉलोनीज के नाम लिए गए, मंगोलपुरी, मदनपुर, खादर, सीलमपुर, जाफराबाद, ये वो लोकेलिटीज है बहुत स्पेसिफिक तरीके से जो माइनॉरिटीज के जो लोग यहां पर रह रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी टारगेटिंग जो सतीश जी कर रहे हैं वो पहले से फिक्स है। दूसरी तरफ हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं नरेश जी, वो जिस तरीके से कह रहे हैं वो दरअसल दोनों का ब्लेम गेम यहीं से शुरू होता है। ये इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इनका पूरा का पूरा जो अपना पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में इनका मकसद यह है कि किस तरीके से एमसीडी को एक कब्जा करके रखे, दूसरा या उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। ये बहुत सिंपल। मुकेश शर्मा साहब, मैं फाइनली कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। मसला है जो आपका बस 20 सेकंड दे पाऊंगा माजरत के साथ। मुकेश शर्मा जी कि कैसे हम लोग जो है, मुकेश शर्मा जी प्लीज जी, बस कैसे इसमें जो है पेंडेमिक की सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं अब रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हैं। ऐसे में बिल्कुल सही बात है। मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, गरीबों के ऊपर बड़ा हमला और ये नहीं की जानी चाहिए थी। जी देखिए, 7 साल से देश में मोदी सरकार है। रोहिंग्या बांग्लादेशी आप कहते हैं अभी रह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है दिल्ली में है, तो दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार मिलकर उनको निकाल दें। अब तो केजरीवाल जी ने भी मान लिया रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं दिल्ली में। अगर ये भी मान रहे हैं वो भी मान रहे हैं तो मिलकर दोनों निकाल दें। कौन रोक रहा है? इनमें तो निकालो। कानून क्यों नहीं ला रहे हो? पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? इसके नाम पर राजनीति करके गरीब लोगों को उजाड़ो मत। बुलडोजर चलाना है, महंगाई पर चलाओ। मंगोलपुरी में एक टमाटर बेचने वाली का वीडियो वायरल हो रहा है गरीब औरत का। उस बेचारी बहन से पूछो जो 2 वक्त की रोटी टमाटर और प्याज बेचकर खाती थी, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया आपने। महंगाई पर बुलडोजर नहीं चलाया आपने। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर जो डिवीजन पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं। वो कानून लाए, उनमें हिम्मत है तो, और लाकर निकालो। इसी चुनौती के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, मुझे भी दीजिए इजाजत। आदाब। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इतनी हिम्मत है तो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने सर्वे को पब्लिक कर दे। ये बुलडोजर जो है वो जो अल्पसंख्यक है हमारे देश के, उनको टारगेट करके चलाया जा रहा है। सुबह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सुबह 2 दिन कर लेंगे, सुबह में रुपया नहीं मिलेगा। हम लोग खाली
जबकि इनका ड्राइव इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा था। सडनली आज इन्होंने गरीबों के मकान तोड़ने शुरू कर दिए और आज ही इन्होंने 50 नोटिस लोगों को दिए और उनसे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया आप दो एक मकान के, तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे।